नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खनिज माफिया ने वन कर्मियों पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अवैध खनन कर रहे थे माफिया के गुर्गे और तभी ताबड़तोड़ हमला किया गया। मना करने पर लाठी डंडों से हमला किया गया। मारपीट में आपको बता दें 2 वनकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वन कर्मियों को माफिया ने धमकी भी दी। लौर थाना के सीतापुर की यह घटना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खनिज माफियाओं का हौसला बेहद बुलंद है। वन कर्मियों पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। अवैध खनन कर रहे थे माफिया के गुर्गे और जब इन्हें रोका गया तो इन लोगों ने वन कर्मियों को जमकर पीटा। उनको न सिर्फ पीटा बल्कि धमकियां भी दी। लौर थाने के सीतापुर में इस तरह की वारदात सामने आई है, यानी अवैध खनन लगातार जारी है। वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जब उसके रक्षक रोकने की कोशिश करते हैं माफियाओं को तो वो ताबड़तोड़ इन पर हमला करते हैं। ऐसी ही वानगी रीवा में देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अर्पित पांडे जुड़े हैं। अर्पित, बताइए क्या ताजा जानकारी मिल पा रही, कोई कार्रवाई हुई क्या? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें ये लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर के जंगलों की घटना है, जहां पर बीती देर रात 2 वनकर्मी जंगल भ्रमण के लिए गए थे और इस दौरान जंगल में खनिज माफिया पत्थर तोड़ाई के काम कर रहे थे और ऐसे ही जब बातचीत हुई वनकर्मियों के द्वारा उनको मना किया गया तो इस पर खनिज माफियाओं के द्वारा बेखौफ होकर उनके साथ मारपीट कर दी गई, जिसके बाद आनंद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। मामले को लेकर अधिकारियों के द्वारा जब हमारी बात की गई तो कार्यवाही की आश्वासन दिया जा रहा है लगातार, मगर फिर भी अभी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी, लेकिन अर्पित, ऐसी क्या वजह है कि जो वन की रखवाली करते हैं और कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं, वो हावी है, कानून बेबस है? निश्चित तौर पर कमरुद्दीन, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी के चलते ऐसा सामने आ रहा है कि जो खनन माफिया है वो अपनी दिलेरी के साथ काम करते हैं और यहाँ तक कि इनके सामने प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ता है। और जैसा कि अभी यह घटना सामने आई है कि वन कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, तो इस तरह की अभी और कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। अर्पित, एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर प्रशासन यहाँ पर बेबस नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ वहां के स्थानीय छुटभइये नेता है, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण है। बिना संरक्षण की वजह से माफियाओं के हौसले बुलंद नहीं हो सकते। जी निश्चित तौर पर, जैसा कि आमतौर पर देखने को आता है कि स्थानीय जो छोटे मोटे नेता होते हैं तो उनका संरक्षण रहता है और अधिकारियों से साठगांठ देखने को मिलती है, जिसके बाद जो खनिज के अमले हैं और वो दिलेरी के साथ अपना काम करते हैं। इस पूरे घटना को लेकर अर्पित, वहां का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो कितने सतर्क हैं या फिर ऐसे ही अपनी चाल से ये सब चलता रहेगा और वनकर्मी पिटते रहेंगे? कोई कार्रवाई होगी क्या आगे? जैसा कि ऐसे मामले सामने आते रहते हैं तो निश्चित तौर पर इस पे प्रशासन को पैनी नजर बनाने की जरूरत है और ऐसे में कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा खनिज माफियाओं पर और अन्य माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की गई थी, जैसा कि सरकार के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर, मगर फिर भी जो प्रशासनिक और सरकारी दावे और वादे हैं ये अभी खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब भी हम ऐसे बिल्कुल अर्पित, अगर इस घटना से सबक नहीं लिया गया तो आगे ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी और जो माफियाओं के हौसले हैं, उनके गुर्गों के हौसले हैं, वो बुलंद होते जाएंगे अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो। बहुत शुक्रिया आपका। नगर पालिका के सहायक इंजीनियर पर लोकायुक्त ने शिकंजा कस दिया है। शुरुआती तफ्तीश में इंदौर से अब तक 44 तोला सोना बरामद किया गया। 1 किलो चांदी समेत कई संपत्तियां मिली हैं। वहीं की बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ। 2019 से निरस्त लोकायुक्त को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। तो कुल मिलाकर नगर पालिका इंजीनियर लोकायुक्त के पूरे मामले पर जो कार्रवाई हुई है, शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त के दल ने आज इंदौर और धार में कार्रवाई की है। काली कमाई के धन कुबेरों का खुलासा हुआ। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, इंदौर की, धार की। सहायक इंजीनियर डीके जैन के ठिकानों पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है। इंदौर से आधा किलो सोना समेत बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा कसता जा रहा है और
शुरुआती जांच में इंदौर से अब तक 44 तोला सोना मिला है। 1 किलो चांदी समेत कई संपत्तियां बरामद की गई। तो 2019 से लगातार आपको बता दें शिकायत मिल रही थी और शिकायत जब सही पाई गई उसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इंदौर और धार में पैरेलल ये समानांतर कार्रवाई चल रही है। शुरुआती पड़ताल में कई अहम खुलासे होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पे से तस्दीक हुई और तस्दीक के बाद इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाशी वारंट लिया गया माननीय न्यायालय से। और आज तलाशी की कार्रवाई 2 जगह 3 जगह जो है, धार में इनकी नौकरी है वहाँ पे, और यहाँ पे इनके लड़के और बहू रहते हैं, तो यहाँ पे इंदौर में की गई है। तो यहाँ पर अभी तलाशी के दौरान पहले एक 1.25 किलो चांदी मिली थी, फिर उसके बाद अभी और सर्चिंग हुई तो अभी की स्थिति में करीब 2.25 किलो चांदी और आधा किलो के करीब सोना मिल चुका है। और अभी ये भी तलाशी जारी है और उसके आगे जो भी मिलेगा। और दस्तावेज जो है वो मिले हैं 8-10 संपत्तियों के, और सर्चिंग जारी है। तो सर्चिंग लगातार की जा रही है, लगातार ये कार्रवाई चल रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्या क्या मिला है वहां से। और ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं, सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हैं इंदौर से। विकास, ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक इंजीनियर जो ज्यादा कमाई नहीं करता है, सैलरी उसकी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो ऊपर की कमाई है उससे लगता है कि कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में ये लोग शामिल हैं। क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल कमल, जो जानकारी है शुरुआती कुछ घंटों में लगातार लोकायुक्त की टीम ने जो सर्चिंग की कार्रवाई की, उस दौरान लगभग 2.25 किलो चांदी और आधा किलो सोना और लगभग 10 के आसपास संपत्ति जिसमें रजिस्ट्रियां हैं, कुछ बेनामी संपत्ति भी मिलने की जानकारी है। तो ये सभी शुरुआती जो वक्त में जांच हुई है, इसी में लगभग करोड़ों में आंकड़ा पहुंच गया है जो अब तक की संपत्ति मिली है। तो कुल मिला के जो भ्रष्टाचार की कमाई से काले कुबेर बने हुए डीके जैन थे, उन पर अब लोकायुक्त का शिकंजा कस चुका है। लोकायुक्त लगातार अब सर्चिंग कर रही है। बस एक जो संशय की स्थिति बनी है वो ये है कि लोकायुक्त को मौके से सिर्फ महज 11,000 रुपए ही नकद प्राप्त हुए थे। यही वजह है कि लोकायुक्त ने घर के विभिन्न जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, छत पर और पानी की टंकी में भी तलाशी ली। लोकायुक्त की टीम को अब भी ये आशंका है कि घर में कहीं पर डीके जैन और उनके घर के सदस्यों ने नकदी को कहीं छुपाया है, आभूषणों को कहीं छुपाया है, इसलिए लगातार सघन सर्चिंग अभी भी जारी है। विकास, जब इस तरह की कार्रवाई लोकायुक्त के जरिए होती हैं तो क्या जिसके घर पे, जैसे डीके जैन का उदाहरण ले लें, क्या डीके जैन की मुश्किलें भी बढ़ेंगी कानूनी तौर से? 100% तय है कि मुश्किलें बढ़ेगी आने वाले समय में, जो कि पिछले समय की अगर बात की जाए तो एक नजीर पेश हुई है। लोकायुक्त ने कुछ समय पहले कार्यवाही की थी। उस पूरे मामले में जो मूवेबल इमूवेबल संपत्ति जो थी उससे अटैच किया गया था। तो इन सभी संपत्तियों की जानकारी जुटाकर लोकायुक्त इनकम टैक्स और ईडी एवं अन्य संबंधित एजेंसी को पत्र लिखेगा। तो आने वाले समय में ये तय मानिए कि जो मुश्किलें हैं डीके जैन की, वो बढ़ना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ में निगम जो है वो भी इन पर अब कार्रवाई कर सकता है। संभवतः ये मानिए कि इन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसी कोई नजीर पेश करनी होगी तभी जाकर ये भ्रष्टाचार का जो दीमक लगातार घुन की तरह सिस्टम में खोखला कर रहा है सिस्टम को, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। शुक्रिया आपका विकास, जानकारी देने के लिए। बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की करेंगे। प्रज्ञा के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने वाले बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने निशाना साधा, कहा कि हमें नाम बदलने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पर राजनीति की जगह विकास की बातों पर ध्यान होना चाहिए। सांसद बताएं कि उन्होंने कितना विकास किया है। हमें कोई आपत्ति नहीं, बदल दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सांप्रदायिक मुद्दों पर ही राजनीति चलेगी? क्या विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी? भोपाल के विकास के लिए साध्वी जी ने क्या किया है और क्या करने जा रही हैं आज तक नहीं बताया, जबकि जो उम्मीदवार उनसे हारा है दिग्विजय सिंह जी, वो इतने सक्रिय हैं भोपाल में और उनका जो विकास का नक्शा है वही पास करवा दें तो भोपाल का विकास हो जाएगा। तो सांप्रदायिक बातें ही करते हैं ये लोग
और नाम बदले हमें क्या आपत्ति, कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं की इसमें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय जोगी जुड़े हैं गुना से। विजय, अब साध्वी प्रज्ञा पर लगातार इस तरह की लगातार हमलावर हो रही, कांग्रेस कह रही है कि विकास के मुद्दे पर वो नहीं बोलती हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे तलाशती हैं जो सांप्रदायिक होता है। कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं मुद्दों का जो है अभाव हो गया है, और इसी की अगर बात कहें तो अब देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं, जिसमें लक्ष्मण सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हैं या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, ये दिग्गज नेता माने जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आक्रामक तौर पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, और अब बात यही कही जा रही है कि विकास के तौर पर क्यों नहीं बोलते। सांप्रदायिक तौर पर बयानबाजियां की जाती है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लोग पीछे दिखाई देते हैं विकास पर। और दिग्विजय सिंह द्वारा जो भोपाल का विकास मॉडल बनाया गया है, उसकी बात लक्ष्मण सिंह ने कही है कि इस पर क्यों ना बात की जा रही है, और अगर भोपाल का विकास होता है तो उसका विकास किया जाए, और दिग्विजय सिंह ने जो मॉडल बनाया है उसको पेश करके उसको पास किया जाए। जी चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर विकास बनाम सांप्रदायिक का मुद्दा एक बार फिर से, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कांग्रेस का पैदल मार्च है। आज महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेसी लामबंद हो रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में देखिए किस तरीके से संगठन को लेकर बैलगाड़ी पर सवार होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है धन, और आप देख पा रहे हैं महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेसी लामबंद हो रहे हैं। और इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। तो मोहन मरकाम मौजूद हैं, तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये पैदल मार्च चल रहा है, रायपुर से सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजवार जुड़ चुकी है। ममता, आज फिर महंगाई को लेकर कांग्रेसी पैदल मार्च कर रहे हैं, बताइए पैदल मार्च कहां से कहां तक है और क्या मांगे हैं? बिल्कुल, थोड़ी देर में कांग्रेस का पैदल मार्च शुरू होगा और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे हैं। और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव है चंदन यादव, उनके नेतृत्व में ये पूरी रैली निकलेगी और राजीव भवन से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। कांग्रेस जो है उनका कहना है कि वो लगातार सड़क पर उतरेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, मोदी ने आश्वासन हमें दिया था 35 रुपए पेट्रोल और 200 रुपए गैस सिलेंडर होगा। आज ये हालत है कि 100 रुपया पेट्रोल हो गया है, 200 रुपए तेल। और बड़े फक्र के साथ इन्होंने आम सभा में कहा था कि मेरी माँ बर्तन मांजती है। ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में स्कूटर था, जिसके घर में मकान था, जिसके घर में डिजिटल कैमरा था, जिसके पास इंटरनेट उस जमाने में था, घर था, मकान था और 4 मुसन्नडे भाई थे, उसके बावजूद महंगाई के खिलाफ लगातार परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। आम बजट जो है गड़बड़ा गया है, और एक तो और गरीब आदमी तो और दब गया, मध्यम वर्गीय आदमियों को और परेशान है, क्योंकि बच्चों की फीस, पेट्रोल का खर्चा, गैस सिलेंडर, ये महंगाई के कारण पूरा चरमरा गया है घर की अर्थव्यवस्था। कांग्रेस जो है वो आज पैदल ममता एक बड़ा सवाल ये भी है ममता, इन प्रदर्शनों पर बीजेपी ने कई बार प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि अगर जनता को वो खुश देखना चाहते हैं, जनता को अगर राहत देना चाहते हैं, तो प्रदेश में क्यों नहीं आप कुछ करते जनता के लिए? केंद्र से कब तक आप इस तरह के उम्मीद लगाए बैठेंगे? और बड़ा सवाल ये, जो देश की चीजें हैं वो कैसे प्रदेश में स्पेशल हो जाएंगी ममता? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि लगातार जिन वादों को लेकर जो है वो मोदी सरकार केंद्र में आई है, उन वादों से वो लगातार मुकर रही है।
पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर जिस तरह से वादे किए गए थे, आज उन वादों की हकीकत सामने आ गई है। और सीधे सीधे तौर पर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस के समय में से जो है 3 से 4 गुना जो है वो दर पे महंगाई बढ़ी है। दूसरी बात यह कि एलपीजी के भी दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, उसके चलते जो आम मध्यम वर्गीय परिवार है उसका जीना मुहाल हो गया है। गरीब आदमी को तो पूछे ही क्या। और यही वजह है कि लगातार अलग अलग तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज भी जो पैदल मार्च किया जा रहा है वो राजीव भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक के पैदल मार्च किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, नेता मंत्री, तमाम लोग जो हैं वो सड़क पर उतरे और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, कलेक्ट्रेट तक के जाएंगे और वहां पर फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी ममता, एक खास बात यह भी है इस रैली में, इस पैदल मार्च में बात यह खास दिख रही है कि महिलाओं का भी इस रैली को समर्थन मिल रहा है। क्या ये पार्टी से जुड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर अलग अलग इलाकों से महिलाएं पहुंची हैं? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो तो मौजूद हैं ही, पदाधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका ऐसा दावा है कि आम जो महिलाएं हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है, क्योंकि महंगाई से उन्हें भी जूझना पड़ता है। उनका कहना है कि जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है और उसके चलते काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है और महिलाओं को ही बजट मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी बात यह, कोविड के चलते हालात बहुत खराब हुए हैं कि ज्यादातर लोगों की नौकरियां चलेगी, तो ऐसे में घर कैसे चले, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और यही वजह है कि उनका कहना है कि न केवल विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है, लेकिन इसके अलावा आम आदमी भी जो है उन्हें सहयोग कर रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि पेट्रोल पंप में जो है वो अलग शंख, नगाड़े, ये तमाम चीजें बजाई गई थी, लेकिन उसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था। कांग्रेस का ऐसा दावा है कि बड़ी संख्या में जो है वो आम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में उनका उद्देश्य भी ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की भी सहभागिता हो, ताकि ये बात केंद्र तक पहुंचे कि किस तरीके से महंगाई से सब परेशान है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए ममता, जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस का लगातार ये प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब पैदल मार्च करके महंगाई के खिलाफ बिल्कुल बजा रही है। बढ़ते आगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद आज भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा ने उनका स्वागत किया। गुलाम नबी आज़ाद प्रदेश के राजनीतिक हालात पर पार्टी के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश में राहुल गांधी के सिंधिया को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति तेज होती जा रही है। अब बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत ने तीखे शब्दों में पलटवार किया। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि एमपी में सिंधिया ने ही 15 साल पार्टी को पुनर्जीवित किया था, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला ये राहुल गांधी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन दुख की बात यह कि राहुल गांधी की समझ को कोई समझ नहीं पाया। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया की ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा और बेबाकी की समझ और निडरता से सब परिचित है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पन्ना की, जहां बीती दिनों पुरुषोत्तमपुर पंचायत में सर्दी जुकाम से हुई 3 बच्चों की मौत के बाद स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ग्राम चांदमारी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने की वजह से नाराजगी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली में गड़बड़ी होने पर सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार की 10-10 हजार रुपए से स्वेच्छा अनुदान से मदद की। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस के कंधों पर होती है, जिसमें कोताही बरतने पर अक्सर पूरा महकमा सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जो काम पुलिस कर रही है, उस पर यकीन मानिए आपको फख्र होगा। आप पुलिस वालों को सैल्यूट करेंगे। आप कहेंगे हमें गर्व है अपने इन मित्रों पर। कोरोना से जान है बचाना,
तो वैक्सीन जरूर लगवाना। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना में इन दिनों पुलिस वाले घर घर जाकर यही कह रहे हैं। गुना में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का ये पुलिस का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। गुना जिले के हर थाने और चौकी के पुलिस जवान आपको इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते ही दिखेंगे। इतना ही नहीं, वो वैक्सीन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर कर रहे हैं और उन्हें टीके का फायदा भी बता रहे हैं, जिसका असर है कि पिछले 20 दिनों की मुहिम के दौरान ही अब तक तकरीबन 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उस बीट के प्रभारी और अधिकारी कर्मचारी सभी बीट में जाएंगे, जा रहे हैं और उस बीट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, प्रत्येक मकान में जाएंगे और वहां जाकर ये सुनिश्चित करेंगे, पूछेंगे कि वैक्सीनेशन प्रत्येक परिवार का हुआ अथवा नहीं। जहां कोई समस्या है, जो नहीं करा पा रहे हैं, उनसे कराए जाने का अनुरोध करेंगे। कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ अतिरिक्त जवाबदेही निभाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन गुना पुलिस कप्तान का सपोर्ट, लोगों से मिलता प्यार पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसके दम पर गुना पुलिस का पूरा महकमा पिछले 20 दिनों से लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इस नेक पहल में क्या जवान और क्या अधिकारी, पूरा महकमा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जिले के बमोरी म्याना शहर कोतवाली इलाके में तो पुलिस के जागरूकता अभियान का असर इतना व्यापक है कि यहाँ के 80% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब गुना पुलिस की कोशिश वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोगों को तैयार करने का है। सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके और पुलिस अधीक्षक तक सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं। सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और सभी आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराएं। अक्सर लोगों के निशाने पर आने वाली पुलिस का यह रूप लोगों का दिल जीत रहा है। उम्मीद है गुना पुलिस की इस मुहिम को देखकर दूसरे जिले की पुलिस भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर देश की जीत सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी टीका न लगवाना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया और अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत हमने कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के दूर दराज के गांवों का जायजा लिया और एक ऐसे ही परिवार से मुलाकात की। आइए दिखाते हैं आपको। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, पद्मश्री अब तक सदमे में हैं। उनकी मां शारदा गौड़ा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। हाल ही में परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिनमें पद्मश्री भी शामिल थीं। 2 हफ्ते बाद पद्मश्री की मां कोरोना से जंग हार गईं। First of all, I never took corona very serious. We are mostly isolated and our most works with the nature. So I thought we are very healthy. My mother is only 51-year-old. So I never thought it can come her and it can kill her. दुबई में काम करने वाले मोहन ने इस बीमारी को गंभीरता से ना लेते हुए भी अपना टीकाकरण करवाया, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार ने टीकाकरण को गंभीरता से न लेकर इंतजार करने का फैसला किया था। When government was suggesting people to take vaccination, if it took it seriously and if I took my mother into vaccination, we could save her today. So we lost our mother because we didn't. That is the only weapon at the moment what we have to defend against corona. Do you feel regret? Yeah, of course. We feel regret that we didn't take vaccine before. परिवार में हुई मौत ने इनके व्यवहार को बदल दिया। अब सभी मास्क लगा रहे हैं और पूरे परिवार ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। Since we lost our mother, we don't want to lose our father also. Since he's 45 plus, we immediately took him to the vaccination.
इनका संदेश बिल्कुल साफ है, देर ना करें, अभी टीका लगवाएं। तो नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी एसेट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए इस वक्त की हेडलाइंस।